सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय और आप सभी लोगों का ये पाठशाला चैनल पे दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, सैम्पल पेपर की एक नई सीरीज चल रही है। टर्म 2 के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों को पता है कि हमने ई पाठशाला चैनल पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारी चीज़ें अपलोड कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक क्लिक में अभी तक जितनी भी प्लेलिस्ट हमारे ई पाठशाला चैनल पे अपलोड है, आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब मेन बात ये है कि बच्चों को कन्फ्यूजन ये है कि यार पढ़ भी सारा लिया, अब रिवाइज में समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन आंसर्स कौन से करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। वहाँ सबसे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। अब कन्फ्यूजन ये भी दूर हो गई है क्योंकि हम ला रहे हैं ई पाठशाला चैनल पे आप सभी लोगों के लिए सैम्पल पेपर। ये सैम्पल पेपर वो है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो पेपर में आने के पूरे चांस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ ई पाठशाला चैनल पे जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप हमारे साथ दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। हम जो भी चीज़ें शेयर करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। तो अगर आप उसमें बन जाएंगे फैमिली मेम्बर तो आपको काफ़ी जल्दी चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं वहाँ पे, नहीं तो फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है। अच्छा, तो इस पार्ट के अंदर हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन टर्म 2 के अकॉर्डिंग। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो भी आज हम पढ़ाएंगे उसकी फाइल दे रखी है कि आप जा सकते हैं, आराम से एक्सेस कर सकते हैं। रिवीजन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अपने नोट्स जो हैं अगर आप बनाना चाहें तो भी आप बना सकते हैं। हालांकि हम इसको PDF फॉर्म में वैसे भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, तो आप वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोशिश ये करिए कि समझने पे ध्यान देने की कोशिश करें। आप समझने पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आती रहेगी। अब क्योंकि सैम्पल पेपर हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फाइन आर्ट, हिंदी, इंग्लिश सभी के लिए लेके आएंगे। और अभी आप देख सकते हैं सैम्पल पेपर फर्स्ट है ये। ऐसे एक और सैम्पल पेपर आएगा। 3 सैम्पल पेपर बिफोर योर फाइनल एग्जाम हम सभी के लिए लेके आते रहेंगे और जो समय समय पे आते रहेंगे। तो सबसे पहले पैटर्न तो अगर आपको पता हो तो सभी लोगों को इतना पता तो है कि 35 मार्क्स का पेपर आ रहा है, 2 घंटे का पेपर होगा और ऑफ कोर्स इसके अंदर 5 सेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। 5 सेक्शन में जो ए सेक्शन होगा उसमें 3 क्वेश्चन, बी सेक्शन होगा उसमें सोर्स बेस्ड 1 क्वेश्चन, सी सेक्शन होगा 5 और 6 शॉर्ट आंसर बेस्ड, डी ऑप्शन होगा उसमें 7, 8 और 9 यानी कि 3 क्वेश्चन, और ई के अंदर आपको दे देंगे मैप। मैप के लिए मैंने अपने ई पाठशाला चैनल पे अलग से वीडियो कर रखी है कि जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चन हमने अभी तक कवर किए हैं वो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी टर्म 2 के अकॉर्डिंग। इवन जो 10th से 11th से 12th में गए हैं उन लोगों के लिए भी वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि भाई इस तरीके से जो पेपर का पैटर्न है वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब एक एक करके क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर मैंने क्या कहा, 3 सैम्पल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन मैं कवर करूंगा उनको क्वेश्चंस को करके चले गए तो भी आपके आराम से 70-75% मार्क्स बहुत आसानी से आएंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विद एनी 2 एग्जाम्पल। हिंदी में है, इसे बोलते हैं उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की जो भी संकल्पना है उसको स्पष्ट कीजिए। मतलब जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, अगर 6th चैप्टर आपने पढ़ा हो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके अंदर हमें पता था कि भाई हाई स्किल इंडस्ट्री भी होती है और उसके कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नंबर 1 की सिंपल सी बात है, हाईटेक वाली चीजें ज्यादातर होती है और इसमें लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो भी कुछ काम होता है वो हाई टेक्नोलॉजी या हाईटेक पे बेस्ड होता है और उसके बाद जो भी कुछ होगा लेटेस्ट जनरेशन की चीजें इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल में लाई जाएगी। दूसरा, यहाँ पर प्रोफेशनल लोग यानी कि व्हाइट कॉलर जॉब और एक्चुअल प्रोडक्शन वाले लोग यानी कि ब्लू कॉलर जॉब वर्कर्स इसमें आपको देखने को मिलते हैं। इतना आपको समझ में आना जरूरी है। हाई टेक जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े लेवल पे जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि बहुत साफ सुथरा उनका प्लेस रहे, वहाँ पे हर चीज़ मॉडर्न हो, हर चीज़ क्या कहते हैं कुछ भी फैला ना हो, ऑफिस का सिस्टम बड़ा अच्छा कूल हो और लोगों को दिखने में अच्छा फैंसी भी लगे,
उसके साथ साथ वहां पर क्या कहते हैं, कोई मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा उसमें भसड़ मची हुई है, इन द सेंस कोई यहाँ आ रहा है कोई वहाँ जा रहा है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिस्टम वे में काम चलना चाहिए। और वो है हमारा क्या, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। कभी भी आप बड़े बड़ी इंडस्ट्री में, किसी के कॉल सेंटर में, किसी के आप कस्टमर केयर में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितना नीट एंड क्लीन वहाँ पे चीज़ें हमें मिलती है। एयर कंडीशनर पूरा इलाका है, नीट एंड क्लीन है पूरा, है ना। तो हाई लेवल पे ऐसी इंडस्ट्रीज काम करती है, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आ गया। नेक्स्ट है, राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब एक तो होता है क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग तो हमें पता है कि विनिर्माण उद्योग। अब विनिर्माण उद्योग में तो छोटे लेवल पे भी आ जाते हैं और बड़े लेवल पे भी आ जाते हैं, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है लार्ज बेस्ड पूछ रहा है, लार्ज बेस्ड पूछ रहा है, पर उसमें मॉडर्न भी जोड़ दिया उसने। यानी कि इंडस्ट्रीज के 2 टाइप होते हैं, लार्ज और स्मॉल। लार्ज तो हमें पता है कि जो बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करते हैं वो लार्ज बेस इंडस्ट्री है, लेकिन मॉडर्न लार्ज बेस इंडस्ट्री कौन सी है, यानी कि आधुनिक विनिर्माण उद्योग को 2 विशेषताएं बतानी है। तो नंबर 1 ऑफ कोर्स इसमें जो भी लार्ज बेस इंडस्ट्रीज में होता है उसमें जो भी कुछ भी उत्पादन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है वो स्पेशलाइज तरीके से होता है और सारा कुछ मशीन से काम होगा, मैन्युअली काम बहुत कम होगा। मैनुअली काम, कंप्यूटर पे सारा डेटा अपलोड होगा, सारा कुछ सिस्टम कंप्यूटर से होगा, कुछ भी हवाई बातें नहीं होगी। और हर किसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जैसे हम स्टारिफिकेशन कहते हैं, स्तरीकरण कहते हैं, कि मैनेजर का अलग काम होगा, उससे नीचे जनरल मैनेजर, ऊपर से जनरल मैनेजर का अलग काम, फिर असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फिर उसके बाद टीम लीडर हो गया, फिर लीडर हो गया, ऐसे करते 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 सबका काम डिवाइड होता है। तो वो क्या होगा, मॉडर्न लार्ज बेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमें यही देखने को मिलता है। और इसमें से कोई 2 लिख देंगे और उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सर्विस सेक्टर के 2 कोई फीचर। सर्विस सेक्टर तो आपको पता है 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर कहा जाता है और आपको विशेषताएं बतानी है तो ऑफ कोर्स टर्शियरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। इसके अंदर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज दोनों ही हमें देखने को मिलता है। और मेन बात यह है कि सर्विस जो है ना डिफरेंट लेवल की हमें देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल बताया तो मैं, जैसे ग्रोसरी शॉप है ना, आप कहीं सब्जी लेने जाते हो, लॉन्ड्री के लिए कपड़े धुलवाने के लिए जाते हो, तो ये भी एक सर्विस है। दूसरा हाई लेवल की सर्विस क्या होगी, जैसे कि अकाउंटेंट हो गया, कंसल्टेंट्स हो गया, फिजिशियन हो गया, टीचर हो गया, ये साइकेट्रिस्ट हो गया, जिससे आप कंसल्ट करते हैं, तो वो भी एक सर्विस हो गई। तो इट मींस दैट कि सर्विस सेक्टर की 2 विशेषताएं, एक तो इसमें प्रोडक्शन यानी कि कोई चीज बनाना और साथ में एक्सचेंज करना सामान को, वो भी एक पार्ट इसमें आ जाता है। और दूसरा इसके अंदर एक पार्ट ये आ जाता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से सर्विस सेक्टर और अच्छा हो गया है। और इसके 2 एग्जाम्पल छोटे और बड़े लेवल पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे दिए। तो हिंदी में भी अगर आप लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखने की कोशिश करिएगा और आपको आंसर लिखने का जो तरीका है वो आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर को यहाँ वहाँ की बातें सुनने से कोई मतलब नहीं है, उसे मेन आंसर चाहिए। अगर आप मेन आंसर लिख सकते हैं इट मीन्स आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखो फर्स्ट टू थर्ड तो हमने कर लिया, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ही बताया था कि सेक्शन ए जो है फर्स्ट टू थर्ड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो ऑफ कोर्स आप इसको फर्स्ट टू थर्ड में कर दिया। फिर फोर्थ जो था सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे। तो दोस्तों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, इसका मैं एक रैंडमली एक नहीं कह सकता कि ये आएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की कोशिश ये करिएगा कि जितने भी आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके जो बॉक्सेस होते हैं ना चैप्टर के अंदर, उन बॉक्सेस को पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। उन बॉक्सेस के अंदर आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, जिसमें ऑफ कोर्स क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है। वेरी शॉर्ट टाइप कह सकता हूं मैं। देख सकते हो कि 2 into 3 मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 6 मार्क्स यहाँ कवर होते हैं। और इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला है राइन वाटर वेव्स बेस्ड में और दूसरा एक मिनरल और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड एक चीज बता रखी है। अब देखो एग्जामिनर हर जगह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये एक तरीका हो गया कि ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो अब एक क्वेश्चन इनमें से भी देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन इसको भी देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन यानी कि 5th मान के चलिएगा इसे, कि राइन वाटर वेव्स इज द मोस्ट यूज्ड वाटर वेव्स इन द वर्ल्ड। मतलब एक क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इनलैंड क्या होता है। इनलैंड वाटर वेव्स पता है आप लोगों को, वाटर वेव्स ये क्या होता है दोस्तों। अगर आपने देखा हो कि कोई कंट्री है, कोई भी कंट्री है,
अभी पहले क्या होता था, हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ओशन के थ्रू हम इसको कनेक्शन करते थे, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है या साउथ अटलांटिक ओशन जो है दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बिजी रूट है। यहाँ से कोई जहाज चलता है, यहाँ से कोई जहाज चलेगा और यहाँ वो जहाज पहुंच जाएगा, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जहाज ने सामान को लाना ले जाना कर दिया। लेकिन इनलैंड वाटर वेव जो होते हैं दोस्तों, वो होता है कंट्री के अंदर ही अंदर। मतलब होता क्या है कि मान लीजिए जहाज से कोई सामान आपने इंग्लैंड से मंगाया और अमेरिका पहुंच रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ से यहाँ तक इसके अमेरिका की कोस्टल लाइन पे सामान आके उतर जाएगा। लेकिन होता क्या है कि यहाँ से सामान या तो हम बस के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से या दूसरे कोई व्हीकल या ट्रेन के माध्यम से इसे कंट्री के अंदर पहुंचाने की कोशिश कराते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभार ऐसा सामान होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम जहाज़ों के थ्रू ही कंट्री के अंदर अंदर ट्रैवल करवा देते हैं। अपने इंडिया के अंदर अगर आपने देखा हो, यमुना नदी जो है दोस्तों, अगर यहाँ से दिल्ली से आगरा कोई सामान पहुँचाना होगा तो हम यमुना नदी के पानी के साधन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे हम सामान को ला ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि इनलैंड वाटर वेव्स के अंदर राइन वाटर वेव जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला वाटर वेव्स क्यों है, जबकि वो कंट्री के अंदर है, सबसे ज्यादा क्यों है। आपको कोई 3 पॉइंट बताने हैं तो देख लीजिए। राइन फ्लो जो है ऑफकोर्स जर्मनी से लेके नीदरलैंड के बीच में बहता है। मतलब जर्मनी कंट्री के अंदर से लेके ये अंदर ही अंदर कंट्री के अंदर अंदर जाके ऑफकोर्स ये दूसरी कंट्री में जाके मिल रहा है, क्योंकि उनके बीच में कोई ओशन नहीं है। बस ये क्या है, वाटर वेव्स, ये है एक वाटर बॉडी है जिसके थ्रू जर्मनी में कोई सामान लोड होता होगा और नीदरलैंड तक पहुंच जाता होगा। इस बीच में जितनी भी कंट्रीज होगी दोस्तों, उनको सामान लाना ले जाना बहुत आसान हो जाता होगा। इसीलिए दुनिया का सबसे हैवी यूज होने वाला, यहाँ पे डेली कम से कम 20,000 ओशन गोइंग शिप जो है हमें ट्रैवल करने को मिलती है। 2 लाख से ज्यादा इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज होते हुए कार्गोज हमें देखने को मिलते हैं। ये कम से कम स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्थ अटलांटिक के सी रूट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इवन ये रिच कोल्ड फील्ड और साथ में जो बेसिन के प्लेसेस है, प्रोस्पेरियस मैन्युफैक्चरिंग एरियाज, वहां को भी कनेक्ट करता है। तो दोस्तों इस हिसाब से ये जो राइन वाटर वेव्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और भी है, मैंने अपनी क्लासेस में, लेक्चर्स में बताने की कोशिश करी है, और भी है। तो वो और कौन से हैं उन्हें ढूंढ सकते हैं आप, लेकिन ये पेपर के अंदर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप एक और कर लीजिएगा ताकि 2 तो रहे आपके पास। इवन मैंने आपको तरीका बताया था कि एक पूरा बॉक्स बना लीजिए जिसमें सभी जगहों का एक साथ लिख लीजिए, तो वो भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला कि आपको बताना था, गिव द टाइप ऑफ मिनरल बेस्ड ऑन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो जस्टिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स टूडेज द वर्ल्ड। मतलब हमें बताना था कि जो मिनरल रिसोर्स होते हैं वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कौन कौन से क्या कहते हैं मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो पता है मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये तो हमें पहले से ही पता है। और उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, इसे बोलते हैं ऊर्जा के अपारंपरिक, जिन्हें दोबारा बनाया जा सकता है क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। और ये आज की डेट में ज़रूरी क्यों है दोस्तों, ये सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोथर्मल, बायोगैस एनर्जी, ये ज़रूरी क्यों है भाई? ये इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट में इसे आसानी से हर जगह देखा जा सकता है। और ऑफ कोर्स ये पूरी तरीके से एनर्जी रिसोर्स है जो आज की डेट में सब्सटेंस एनर्जी, जिसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, उसके तहत इस्तेमाल होती है। दैट इज वाई ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि टूरिज्म के बारे में बताना है कि टूरिज्म होता क्या है और टूरिज्म को इफेक्ट होने वाले कोई कारण बताइए क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा 40% जीडीपी जो है आज की डेट में टूरिज्म यानी कि सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर से जुड़ी हुई है। 250 मिलियन लोग आज के डेट में इसमें जॉब्स की वजह से दूसरे प्लेसेस पे जाते हैं, घूमने के प्लेसेस पे जाते हैं। तो ये हम आंसर में सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं। दूसरा, फिर अगर टूरिज्म को इफेक्ट करने वाले कोई कारण होते हैं तो ऑफकोर्स 4 कारण है। नंबर 1 क्लाइमेट, नंबर 2 लैंडस्केप, नंबर 3 हिस्ट्री एंड आर्ट, इतिहास और कला, और कल्चर और इकोनॉमिक, यानी कि 4 ये है। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना कि पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करने वाले क्या कारण होते हैं, कोई कहीं पे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन टूरिज्म को इम्पैक्ट करने वाले कौन से कारण होते हैं, ये भी लिखे जा सकते हैं। क्लाइमेट, ऑफ कोर्स थोड़ा ठंडा होगा तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं जो गर्म इलाकों में रहते हैं, है ना। जो बिल्कुल ठंडे इलाके में रहते हैं थोड़ा सा गर्म इलाकों में जाना पसंद करते हैं।
तो क्लाइमेट मैटर करेगा। लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब देखने में कोई सुंदर लगे, कोई प्राकृतिक दृश्य ऐसा लगे जो मन को बहुत अच्छा लगे, तो ऐसे भी जो लैंडस्केप होते हैं उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है। दूसरा हिस्ट्री एंड द आर्ट, यानी कि इतिहास से, आर्ट से, कला से संबंधित कोई जगह जो बहुत फेमस है। कल्चर और इकोनॉमिक, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये भी चीज़ें मैटर कर जाती है। लोग सऊदी अरेबिया क्यों घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे इकोनॉमिक है, वहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई है ऑफकोर्स वो कहीं और नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है टूरिज्म, जैसे हम पर्यटन विभाग कहते हैं, उसको इम्पैक्ट करने वाला एक कारण बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि आप बताइए कि अंडरस्टैंड अबाउट द स्लम से आप क्या समझते हैं और स्लम की कोई 4 दिक्कतें। तो स्लम तो वही है ना जो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, जहाँ पे लोग कैसे भी रह रहे हैं, वो स्लम प्लेस है ना, जिसे हम झुग्गी बस्ती वाले, गंदी बस्ती वाले इलाके कहते हैं। अब वहाँ दिक्कत क्या है दोस्तों, वहाँ एक दिक्कत नहीं, बहुत है। मेन बात है कि हाउसेज जो है ना वहाँ पे डायलोपेटेड है, दैट मीन्स मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सही ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बटे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे हाइजीन जो कंडीशन है, रहने की कंडीशन, वो ठीक नहीं है। वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉब्लम, कहीं धूप आ रही है कहीं धूप नहीं आ रही है, वो भी नहीं है। बेसिक चीज़ें जैसे कि टाइम से पानी आना, बिजली आना, वो भी ढंग से नहीं होता है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटीज़ ये होती नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे ऑफकोर्स हेल्थ और सोशो इन्वायरमेंटल हेल्थ की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। ज़्यादातर यहाँ पे लोग लो पेड में और हाई रिस्क इलाकों में रहते हैं, यहीं पे ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर इनको कहा जाता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे डिजीजेस, इलनेस है ना, बच्चों को सही तरीके से एजुकेशन नहीं मिलना, न्यूट्रिशन नहीं मिलना, वर्नेबल क्या कहते हैं लाइफ जीना, ड्रग्स, अल्कोहल, क्राइम केसेस, रेप केसेस, ऐसे प्लेसेस पे भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो स्लम एरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये 4 प्रॉब्लम हम लिखोगे तो ये क्वेश्चन आने का पूरा पूरा चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ये वाला तो आपको स्पेशली पूछा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है ये बताइए। तो दोस्तों 5th 5 ईयर प्लान, इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने प्लान एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आएंगे। पहला है 5 ईयर प्लान वाला, जिसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उसके बाद क्या कहते हैं कुछ एरिया आसाम के, कुछ एरिया वेस्ट बंगाल के, कुछ एरिया तमिलनाडु के, ये उन एरिया को चुन लिया गया है जो क्या कहते हैं बैकवर्ड एरिया 8091 रिकमेंडेशन के हिसाब से कहा गया कि जो इलाके 60 मीटर हाइट से अबव में हैं और जो हिली इलाके हैं उनको डेवलप करा जाएगा। अब वो कहाँ कहाँ के हो सकते हैं, उत्तराखंड के, वेस्ट बंगाल के, असम के, तमिलनाडु के, इधर के इलाकों को डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है और वो इस एक्ट के थ्रू कोशिश करी गई थी। इनका मेन एम क्या है दोस्तों, इनका मेन एम ये कि यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और उसके बाद क्या कहते हैं फॉरेस्ट्री, ये सारे इलाकों को डेवलप करा जाए और उधर के इलाकों में जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाए और यहाँ के इलाकों में भी थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रोपोग्राफी कंडीशन थोड़ी अच्छी करी जाए। इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का मेन मकसद ये था। ठीक है, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं। बहुत से लोग चैप्टर तो पढ़ लेते हैं पर उन्हें पता नहीं चलता कि आंसर में लिखना क्या है, तो ये बहुत बड़ा इशू रहता है, तो इस इशू को हमने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट अब एग्जामिनर आपसे 5 मार्क्स का मैप पूछेगा, तो कुछ मैं 3 मैप के अंदर 15 जगह बताऊंगा। 15 जगह मुझे लगता है कि उतना आपके लिए सफिशिएंट होगा कि 15 जगहों में से आप काफ़ी आसानी से आंसर कर पाएंगे, जो बड़ी बात नहीं है ना। तो इसमें से सबसे पहले से पूछा हुआ है कि कॉपर कहाँ, राजस्थान की कॉपर प्लेस कहाँ पे, एक तो ये पूछा है आपसे। उसके बाद आपसे पूछा है कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका इंडिया में कौन सा है। केरला के अंदर ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। झारखंड का ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे कोल माइन, कोयला है। उसके बाद साउथ वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न मोस्ट का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन सा है वो। और उसके बाद गुजरात के अंदर रिफाइनरी लोकेटेड कहाँ पे है। तो ये देखो पूरा मैप में दे रखा है हमारा, ये इस मैप की प्लेसेस देख लो। ये रहा गुजरात, राजस्थान में खेड़ी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ऑफकोर्स कॉपर सबसे ज़्यादा है। ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे क्या कहते हैं सबसे कम, हम कह सकते हैं कि लोएस्ट पॉपुलेशन है। 2021 के अकॉर्डिंग कितनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप एंड तक वीडियो को देख रहे हैं तो ईमानदारी से कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन कर्नाटका में कौन सी, तो बेंगलुरु है। ठीक है, और उसके बाद झारखंड में कोल माइन कौन सी, बोकारो। ठीक है, डी बोकारो। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा आपका श्रीनगर, ऑफकोर्स वहाँ से। उसके बाद गुजरात में रिफाइनरी कौन सी, जामनगर। ठीक है ना,
तो दोस्तों ये जो है हो गए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट फॉर्म दिया हुआ हमने फीडबैक के लिए। वीडियो कैसी लगती है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या करा जा सकता है, अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा ताकि हमें समझ में आ सके कि हम अपने चैनल को कितना और अच्छा आपके लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिस इज इट इन दिस वीडियो।